हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जो है थोड़ा सा हम बायस स्टेबिलिटी की बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर एच पैरामीटर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बायस स्टेबिलिटी देखेंगे। भई आपको क्यू पॉइंट मैंने बताया था, तो उस क्यू पॉइंट को फिक्स रखने के लिए किस प्रकार से बायस देते हैं। टू टाइप से हम बायस को यूज़ करते हैं, तो उन टू टाइप्स के बायस की बात करेंगे। बट इसके लिए पहले आपको एच पैरामीटर्स जो आप पहले लास्ट वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है एच पैरामीटर की आप यहाँ पर बात करते हैं। एक थेवेनिन थ्योरम को मैं आगे यूज़ करूँगा, वो भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर एच पैरामीटर्स को अपन कहते, तो यहाँ पर जो आपका ये कहते हैं कि आपका 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है या 2 पोर्ट आपका नेटवर्क होता है। 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल 2 इनपुट पर 2 आउटपुट पर 4 टर्मिनल हो गए। चूँकि इनपुट को अपन एक ही मानते हैं, तो आपका 1 पोर्ट और सेकंड पोर्ट आपका आउटपुट हो जाता है। तो उनके इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए, उनके इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम यहाँ पर 4 क्वांटिटीज़ हमारे पास होती है। एक तो होता है आपका इनपुट करंट, एक होती है आपकी इनपुट वोल्टेज, दूसरा होता है आपका आउटपुट करंट, और यहाँ पर होता है आपका आउटपुट वोल्टेज। तो हम इन चारों पर ये आपका जो है ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग होती है वो डिपेंड करती है, सर्किट्स की जो होती है वर्किंग वो डिपेंड करती है। यहाँ हम इनमें से किन्हीं भी 2 को कांस्टेंट कर देते हैं, और उन 2 के ऊपर जो आपके बचे हुए 2 जो पैरामीटर्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, उनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और यहाँ पर ये सब पैरामीटर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इनके संयोजन से बना हुआ जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर को अपन एच पैरामीटर कहते हैं। तो एच पैरामीटर कुछ इसी प्रकार बनता है आपका। यहाँ पर अब यहाँ देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा 2 पोर्ट। अब ट्रांजिस्टर के बाद ट्रांजिस्टर पर इनपुट वोल्टेज क्या होता है, अगर मैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कहा था मोस्टली हम यूज़ करते हैं, तो कॉमन इमीटर के लिए IB जो होती है वो तो आपकी इनपुट करंट होती है, और आपकी इनपुट जो बैटरी अपन लगाते हैं VBB जो जनरेट करती है बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज को। आउटपुट हमें मिलता है IC के रूप में, IC करंट होता है, और आउटपुट वोल्टेज अपन लोड RL लगा करके फाइंड आउट करते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज है आपका, जो बैटरी VCC लगा करके हम VCE की टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। इनमें भी आपस में रिलेशन होता है किरचॉफ के नियम से। तो ट्रांजिस्टर के लिए हम इन चीज़ों को, इनमें से किन्हीं भी 2 को कांस्टेंट रख करके, और क्या करते हैं, जो बचे हुए 2 हैं उन 2 का हम क्या करते हैं, अन्य 2 पर हम स्टडी यहाँ पर नॉर्मली करते हैं। यहाँ पर जो किया जाता है ट्रांजिस्टर नॉर्मली I1 और V2 को क्या रखा जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट रख लिया जाता है। I1 और V2 को हम यहाँ पर लेते हैं, और फिर इसके लिए हम 2 इक्वेशंस यहाँ पर लिखते हैं। ये इक्वेशन आपने लास्ट चैप्टर्स में बिल्कुल पढ़ ली है। जैसे कि V1 बराबर हम लिख सकते हैं इसको H11 I1 प्लस H12 V2। इसी प्रकार देखो V1 I1 V2 आ चुका है, बचेगा क्या आपका V1 V2 और I2। तो I2 करंट मिलती है मुझे, मतलब इनपुट वोल्टेज इस पर डिपेंड करता है, और I2 करंट डिपेंड करती है H21 I1 प्लस H22 V2। मतलब हमने I1 और V2 को यहाँ पर वेरिएबल माना, और फिर हम देखा कि V1 का इस पर क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से। भाई ये आपके वेरिएबल्स है दोनों, इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम इसमें क्या चेंजेस हो गया, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसमें क्या चेंजेस हुआ, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और उसको स्टडी करके हम जो है इन एच पैरामीटर्स की बात करते हैं। एच पैरामीटर्स में जो आपका H11 होता है, इसको अपन नॉर्मली यहाँ पर कह सकते हैं HI। I यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट है, और ये डिनोट करती है इनपुट को। तो HI जो होगा आपका, ये HI क्या होगा, तो HI में लिख सकता हूँ V1 अपॉन में I1, V1 अपॉन में I1, V1 और I1 का रेशियो होता है V1 अपॉन I1, जब क्या हो जाए आपका when V2 इज इक्वल टू 0। जब आपकी V2 क्या हो जाए,
ज़ीरो हो जाए। इसको मतलब ये कह सकते हैं कि हमने आउटपुट को क्या कर दिया है, हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट कर दिया है आउटपुट को मैंने। आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने पर जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो होता है, हम जानते हैं वोल्टेज अपॉन करंट क्या कहलाती है, आपकी रेजिस्टेंस। बट यहाँ हम इसको नाम देते हैं कि ये होता है आपका जो है इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस कहलाता है। इसको बोलते हैं अपन HI, यही रिप्रेजेंट करता है इनपुट इम्पीडेंस। तो H11 होता है आपका इनपुट इम्पीडेंस जब आपका आउटपुट सर्किट क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, अगेन हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे पास में होता है H12, और जो H12 है, इस H12 को अपन कहते हैं V1/V2। V1/V2 मतलब V1 और V2 का रेशियो H12 कहलाता है। कब? जब I1 इजिकल टू आपकी क्या हो, ज़ीरो हो जाए। I1 बराबर ज़ीरो होने का मतलब क्या है? I1 बराबर ज़ीरो होने का मतलब है कि आपने यहाँ पर इनपुट को ओपन कर दिया है, ओपन इनपुट। तो इनपुट को ओपन करने पर आपका जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर जो है H12। नॉर्मली इस H12 को अपन HR भी कह देते हैं। यहाँ पर जो आपका R है, ये R आप डिनोट करते हैं रिवर्स। R मीन्स यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स। यही तो बोलते हैं, R का मतलब होता है रिवर्स। तो यहाँ पर ये अपन कह सकते हैं कि ये जो है आपका इनपुट को ओपन रख करके, है ना, ये जो है आपका वोल्टेज का निवेश पर, वोल्टता का निवेश पर क्या हमने जो अंश अंतरित किया है, क्या हमने जो पार्ट आउटपुट का इस इनपुट पर ट्रांसफ़र किया है, उसका ये रेशियो है। कब? जब ओपन आपका क्या हो, इनपुट जो ओपन है, ओपन इनपुट क्या हो आपका, इनपुट ओपन हो आपका। तो इनपुट को ओपन रख करके हमने इस आउटपुट का कितना अंश, कितना पार्ट हमने इनपुट पर दे दिया है, उसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर रिवर्स HR। HR इसको अपन बोलते हैं कि ये रिवर्स वोल्टेज रेशियो है। क्या बोलते हैं? रिवर्स वोल्टेज का रेशियो हो रहा है ना, तो रिवर्स वोल्टेज रेशियो ये बोलते हैं इसको। ये रिवर्स वोल्टेज रेशियो होता है। कब? जब आपका ओपन, आपका जो इनपुट है वो ओपन हो, तो इनपुट को ओपन रखने पर आउटपुट का कितना अपन ने पोर्शन, कितना पार्ट हमने इनपुट पर दे दिया है, उसी को बोलते हैं अपन रिवर्स वोल्टेज रेशियो। इसको HR या H12 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं H21 की। तो H21 आपका क्या होता है? तो H21 को अपन ये कहते हैं, H21 होता है आपका I2/I1। ये होता है आपका I2/I1 होता है। तो H21 बराबर कितना बनता है, I2/I1, जब V2 बराबर क्या हो जाए आपका, when V2 इजिकल टू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। मतलब वही मैंने क्या कर दिया है, आउटपुट को क्या कर दिया है, अगेन शॉर्ट सर्किट किया है। आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने पर ये जो होता है ना आपका, देखो अगर I2/I1 अगर कहें तो ये आपका होता है करंट गेन। आपको कितना करंट गेन मिला है ना। तो करंट गेन व्हेन आउटपुट इट इज शॉर्ट सर्किटेड, है ना। कब? जब अपन ने इसको क्या रखा, इसको अपन बोलते हैं HF। क्या बोलते हैं? HF। HF से भी इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर F जो आपका सबस्क्रिप्ट है, और F का मतलब होता है फॉरवर्ड। क्या होता है इसका मतलब? फॉरवर्ड। तो इसको अपन बोलते हैं कि ये आपका जो है फॉरवर्ड करंट गेन है जब आपका आउटपुट क्या हो, शॉर्ट सर्किटेड हो। इसी प्रकार से मैं H22 है, इस H22 को मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, तो H22 कब बनेगा, H22 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर I2/V2। H22 इजिकल टू जो हो जाता है I2/V2, I2/V2 H22। H22 इजिकल टू I2/V2। जब अपन क्या कर दें, यहाँ से I1 बराबर फिर से ज़ीरो कर दें। अगर आप ये ज़ीरो कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, H22 बराबर I2/V2।
ऐसे निकाल रहा हूँ सारा मैं। V2 बराबर इसमें मैंने 0 रखा है, तो V क्या बना था, V1 अपॉन में I1, ये 0 करने पर तो ये मिल गया मुझे इनपुट के लिए, इनपुट इम्पीडेंस। फिर मैंने क्या किया, I1 बराबर 0 कर दिया, तो क्या मिला, V1 अपॉन V2, ये मिल गया मुझे रिवर्स वोल्टेज रेशियो व्हेन ओपन सर्किट। फिर मैंने क्या किया, V2 बराबर 0 कर दिया इसमें, तो I2 अपॉन में कितना हो गया, H22 इजिकल टू कितना, ये सॉरी ये 0 कर दिया मैंने V2, तो I2 अपॉन I1 मतलब आपका फॉरवर्ड जो है वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट गेन कितना है जब आउटपुट आपका शॉर्ट सर्किटेड हो। और इसी में अगर मैं I1 बराबर 0 रखता हूँ तो ये मिलता है, मुझे मिलता है I2 अपॉन V2 कब, जब I1 बराबर 0 मतलब इनपुट क्या हो आपका, ओपन हो। तो उस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं जो है H22, और H22 जो आपका, इसको अपन लिख सकते हैं आउटपुट, HO, ये आपका आउटपुट क्या होता है, ये भाई इसको अपन बोलते हैं जो है ये आपका जो है इम्पीडेंस लिख दिया इसको मैंने, है ना। तो ये क्या बनता है आपका, एडमिटेंस बनता है, मतलब चालकता हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एडमिटेंस, प्रवेश्यता बोलते हैं इसको। ये प्रतिबाधा है तो ये प्रवेश्यता है, ये इम्पीडेंस है तो ये एडमिटेंस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन एच पैरामीटर्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। एच पैरामीटर्स को अपन देखते हैं। ये जो आपका HF वाला है इसको मैं कई बार यूज़ करूँगा आगे जा करके, क्योंकि आपका जो Q फैक्टर है वो मोस्टली इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। I2 क्या है, आउटपुट करंट, I1 क्या है, इनपुट करंट, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पर एच पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। अब आगे इसमें हम जो है एच पैरामीटर्स को देखने के बाद में अब हम सीधे आते हैं अपने यहाँ पर, और इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर बायस की, कि बायस किस प्रकार से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए अब हम यहाँ पर बायस की बात करते हैं। तो बायस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम जो ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, भाई आपके ट्रांजिस्टर के लिए मैंने कर्व भी खींचे थे अपन ने, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचे थे मैंने, और ट्रांजिस्टर यहाँ पर हमेशा, थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, कि जब हमने ये VCE और IC के मध्य जो कर्व खींचे थे आउटपुट, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मुझे कुछ इस तरह से मिले थे। ऐसे मुझे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिला था, आपका यहाँ पर मिले थे बिल्कुल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये हमने कहा था सैचुरेशन रीजन, ये हमने कहा था कट ऑफ रीजन, और ये मैंने कहा था एक्टिव रीजन। और हमेशा हमने यहाँ से एक लोड लाइन की बात की थी, और मैंने कहा था लोड लाइन में हमने ठीक बीच में अपने Q पॉइंट का यहाँ पर जो है चुनाव किया था। Q पॉइंट को अपन ने यहाँ पर डिसाइड किया था ठीक बीच में। और फिर हमने कहा था कि भाई जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए Q पॉइंट को एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर वर्क करना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर हमेशा, ट्रांजिस्टर हम बायस इस प्रकार से देते हैं कि आपकी जो कॉमन इमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने HF ही लिया है यहाँ पर। तो कॉमन इमीटर में अगर हम इसको यूज़ करते हैं इस बायस को, तो बायस को यूज़ करने से क्या होता है, ये कॉमन इमीटर में सर्किट बना रहा हूँ, ये आपका कॉमन इमीटर है ऐसा। तो इस कॉमन इमीटर में क्या हो रहा है आपका, भाई ऑब्वियस बात है, इमीटर को मैंने कॉमन रखा है, ये बेस है आपका, ये आपका कलेक्टर है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम बायस देते हैं तो इस B को हमेशा हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, और C जंक्शन को हमेशा किस में रखते हैं अपन, रिवर्स बायस में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में वर्क करता है, और फिर उसके लिए हम DC लोड लाइन खींच करके हम इस Q पॉइंट को क्या कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। इस Q पॉइंट को डिसाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका Q पॉइंट होता है ना, वो Q पॉइंट आपका लोड RL पर डिपेंड होता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले Q लोड लाइन वाले सेक्शन में। ये आपका RL पर डिपेंड होता है। Q पॉइंट जो होता है ये आपका टाइम, देखिए बायस की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर हम लेते हैं, और ट्रांजिस्टर में मैंने कहा कि हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें भी हम NPN को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ज़्यादा अच्छा उसमें हमें जो है गेन मिलता है, और एक्टिवेशन अच्छा होता है उसका। ये आपका इमीटर है, ये हम कलेक्टर है, और ये बेस अपन ले लेते हैं। और जब भी अपन ट्रांजिस्टर को यहाँ पर इनपुट पर, बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर से हम वर्क कराना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया 3 रीज़न इसके कहे थे मैंने, ये सैचुरेशन रीजन होता है आपका, है ना, ये आपका जो है कट ऑफ रीजन होता है, और ये आपका एक्टिव रीजन होता है।
तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में हमें वर्क कराना पड़ता है ताकि हम क्यू पॉइंट को फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि एक्टिव रीजन में ही ये एम्पलीफिकेशन करता है, एक्टिव रीजन में ही ये वर्क करता है। तो यहाँ पर बी जो आपका जंक्शन होता है इसको अपन हमेशा रखते हैं फॉरवर्ड बायस में, और सी को रखते हैं अपन जो है रिवर्स बायस में। और इस प्रकार से अपन यहाँ पर जो है करंट का एम्पलीफिकेशन करते हैं, और ये प्रोसीजर ही क्या कहलाती है, आपकी बायस कहलाती है। हमने इस तरह से इसको बायस कर दिया, ठीक है। अब बायस तो हमने यहाँ पर दे दिया इसको, पर यहाँ पर हम जो है इस बायस के बाद में यहाँ पर हम एक प्रॉपर बायस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस क्यू पॉइंट को बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। क्यू पॉइंट को हम एक्टिव रीजन में स्टेबल कर सकते हैं। क्यू पॉइंट आपका वेरी नहीं करना चाहिए। तो क्यू पॉइंट का स्टेबलाइजेशन इस प्रॉपर बायस से होता है। हम इस बायस में क्या करते हैं, इस बायस में हम जो है यहाँ पर प्रॉपर बायस की कंडीशन के हम क्यू को डिसाइड करते हैं, क्यू को अपन फिक्स करते हैं, और जो आपकी आईबी होती है, आपकी आईसी करंट होती है, और जो आपका वोल्टेज वीसी होती है, कलेक्टर और इमीटर के बीच वोल्टेज, ये तीनों मिलकर के जब हम ट्रांजिस्टर को क्वेशेंट कंडीशन में लेते हैं। क्वेशेंट कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी कि जब अपन इनपुट वोल्टेज को हटा दें, इनपुट वोल्टेज को हटाकर बैटरी के रिस्पेक्ट में हम जो है यहाँ से आईबी, आईसी और वीसीई और आईसी बीच तो हमने कर्व खींचेगा, और आईबी इन तीनों के लिए, ये आईबी की वैल्यूज है आपकी। तो आईबी, इस वीसीई और आईसी, इसकी फिक्स वैल्यू के लिए अपन इनपुट पर कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल को हटा रहे हैं। इनपुट जो बैटरी जुड़ी है उस बैटरी के थ्रू हम आईबी, वीसीई और आईसी इन तीनों के बेस पर अपन क्वेशेंट पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं। और लेकिन जब हम सिग्नल देते हैं तो सिग्नल देने से क्या होता है, आपका आईसी और इस वीसी में वेरिएशन हो जाता है। उस वेरिएशन से आपका स्टेबल नहीं रह पाता क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना हमें ज़रूरी है, और वो रखा जाएगा आईबी, आईसी और वीसी की वैल्यू तो हमने निकाल ली कि ये होनी चाहिए। इस प्रॉपर बायस को अगर अपन यहाँ पर यूज़ करें तो इस प्रॉपर बायस से हम आईबी, आईसी और वीसी को यहाँ पर उस वैल्यू पर रख सकते हैं जिसके लिए क्वेश्चन पॉइंट, आपका जो है एक्टिवेशन पॉइंट है ना, ये कहाँ मिले आपको, ठीक यहाँ पर इस कर्व के बीच में मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका बायस इस प्रकार से इसके ऊपर दिया जाता है। बट यहाँ पर बायस जो होता है, वो बायस जो होता है एक तो आपका डिपेंड करता है बीटा के ऊपर, जैसे मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ। बीटा जो होता है वो आपको सेम रखना होता है। अलग अलग एक ही ट्रांजिस्टर जब आप यूज़ कर रहे हो, एक कंपोनेंट आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया कि सर्किट में, आप उसको निकाल के दूसरा ट्रांजिस्टर फिट कर रहे हो, तो भी दोनों के लिए बीटा में बिल्कुल चेंज आता है, यदि वे सेम वैल्यू के हैं तो भी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम सेम कंपनी के ट्रांजिस्टर को यूज़ करना चाहिए ताकि आपका बीटा में ज़्यादा चेंजेस ना आए। साथ ही साथ ये जो बायस होता है, ये बीटा के साथ साथ आपका जो है इस HFE पर डिपेंड करता है। HFE जो होती है आपकी, ये इस वोल्टेज पर बिल्कुल डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पर ये 50 लिया है, यहाँ मैंने 100 लिया है, और HFE की वैल्यू को मैं इस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर नोट कर रहा हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि HFE की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर हम यहाँ पर 50 से 25 डिग्री सेल्सियस पर HFE की वैल्यू लगभग जो आपकी कंपनी के द्वारा दे दी जाती है, और HFE की वैल्यू कंपनी के द्वारा वो फिक्स कर दी जाती है, और उस पर VC जो आपका कितना 5 वोल्ट आपका डिसाइड कर दिया जाता है। एक आइडियल वोल्टेज होता है 5 वोल्ट आपका, तो 5 वोल्ट इसको डिसाइड कर देते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका बोल रखा है VC 5 वोल्ट की आपको यूज़ करनी है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका HFE होता है। बट HFE बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। HFE जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, मैं 25 से 100 तक लेके जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर को, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, HFE आपका काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब HFE आपका बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर क्या करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम जो है, यहाँ अगर कहें कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, HFE आखिर बढ़ती कैसे है भाई। HFE के बढ़ने से आपका IC बढ़ जाता है, तो HFE बढ़ती कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपका एक जंक्शन बन रहा है, ये आपका CB जंक्शन है ना। एक जंक्शन आपका यहाँ बन रहा है, ये आपका BE जंक्शन है।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रांजिस्टर की, जैसे हमने डायोड की पहले बात करी थी, डायोड के लिए मैंने, क्योंकि डायोड ही तो है ये, पी एन डायोड यहाँ, पी एन डायोड यहाँ बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में डिप्लेशन लेयर भी बनेगी आपकी। ये मैंने यहाँ पर जो है जंक्शन है इसकी, और इस तरफ आपकी डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। इस डिप्लेशन लेयर में क्या है आपके चार्ज लेस है ये, मतलब इसमें सिर्फ स्टेबल आयंस ही होते हैं, है ना, फ्री चार्ज कैरियर इसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये आपका पी टाइप मटेरियल होता है, ये आपका एन टाइप मटेरियल होता है। इसमें आपके होते हैं होल्स, इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही आपका टेम्परेचर वेरी करता है, देखते हैं इस आईसी पर क्या इफेक्ट होता है, और वीसी भी आपकी यहाँ पर वेरी कर जाती है। तो जैसे आपका टेम्परेचर वेरी करता है, तो टेम्परेचर के वेरी करने से क्या होता है कि ये अपन ने इसको जोड़ रखा है, बी को जोड़ रखा है, ये सी बी को जोड़ रखा है मैंने, सी बी जंक्शन को, और ये मैंने रिवर्स बायस मतलब एन को जोड़ रखा है प्लस से, और पी को जोड़ रखा है माइनस से, और आईसी करंट इसमें से फ्लो हो रहा है अभी आपका, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होता है आपके जो है यहाँ पर जो है माइनॉरिटी चार्ज के जो पी में क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, और एन में क्या है आपके होल्स हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बायस में करंट जो फ्लो होता है वो मोस्टली ज़्यादा आपका माइनॉरिटी चार्ज के कारण से फ्लो होता है। तो यहाँ जैसे आपका ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो ये होल्स रिपल होके इधर आते हैं, ये रिपल होकर इधर जाते हैं, और मैंने कहा था आई सी डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस ICEO या ICO। ये ICO आपकी लीकेज करंट कहलाती है, और लीकेज करंट इन चार्ज कैरियर की क्वांटिटी चूंकि यहाँ पर बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ने से ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन पे जाते हैं, तो आपकी लीकेज करंट भी क्या होती है यहाँ से वेरी कर जाती है टेम्परेचर इंक्रीज से। और लीकेज करंट के वेरी करते ही आपका IC भी क्या होता है, ये वेरी कर जाता है, और IC के वेरी होने से आपका क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रह पाता, वो बिल्कुल वेरी कर जाता है, और हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता। एक तो रीज़न ये है। तो हमें यहाँ पर इस एक तो ICO को हटाना, हम एक बायस देंगे, आगे जाके हम बायस की बात करेंगे और बायस स्टेबिलिटी की बात करेंगे, वहाँ पर हम बिल्कुल इसको फिक्स करेंगे, रिड्यूस करेंगे इस चीज़ को। दूसरा रीज़न ये होता है कि बी जंक्शन जो आपका फॉरवर्ड बायस में है, ये मैं बोल देता हूँ वापस से PN जंक्शन बना देता हूँ मैं आपका, ये P टाइप मटेरियल है, ये N टाइप मटेरियल है, ये है आपका डिप्लेशन लेयर बनी हुई इस जंक्शन के दोनों ओर, जिसमें आपके क्या है सिर्फ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, सिर्फ इसमें स्टेबल आयंस हैं, प्लस और माइनस आयंस। और इसमें क्या होते हैं आपके मेजोरिटी में होल्स होते हैं, इसमें आपके मेजोरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको मैं जोड़ता हूँ प्लस से, इसको जोड़ता हूँ माइनस से, क्योंकि बी जंक्शन को मुझे फॉरवर्ड बायस में रखना है, फॉरवर्ड बायस में रख तो देता हूँ। और यहाँ पर क्या होता है आपका जो ये बी करंट IB होती है ना, ये भी थोड़ी इंक्रीज होती है। ये इंक्रीज क्यों होती है, सपोज करो यहाँ पर मतलब VB भी यहाँ से इंक्रीज हो जाती है आपकी, VB में भी यहाँ पर चेंजेस आ जाता है। इंक्रीज क्या होती है मतलब चेंजेस आ जाता है। वो चेंजेस कैसे आता है, जैसे मैंने क्यू पॉइंट को डिसाइड कर दिया, आपके इसके लिए डिसाइड कर दिया एक फिक्स VB IB और IC और VC की वैल्यू के लिए, और उस समय हमने फॉरवर्ड बायस में आपने बिल्कुल कर्व खींचा है। फॉरवर्ड बायस में आपका कर्व कुछ इस तरह से आता है, बिल्कुल ऐसे ही तो आता है कर्व आपका। ये मैं VB लेता हूँ इधर, और ये मैं IB लेता हूँ, और मैंने कहा कि जो आपका क्यू पॉइंट है वो इस IB पर भी डिपेंड कर रहा है। तो IB को तो हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पर ये फिक्स हो गई IB आपकी 10 माइक्रो एम्पियर जो भी है, आपने फिक्स कर दिया उसको। बट एक्चुअल में होता क्या है कि भाई यहाँ से अपन जब स्टार्ट करते हैं वोल्टेज VB को, तो ये आप आगे बढ़ते हो तो कोई IB करंट फ्लो नहीं होती। यहाँ पर जाने के बाद अप्रोक्सीमेट 0.5, जो डोपिंग पर डिपेंड करता है कि आपने डोपिंग किस तरह कर रखी है। हमारी बुक में इसको 0.5 के लिए रखा है। एक्चुअल में जो नॉर्मल डोपिंग के लिए आपका जर्मेनियम के लिए ये जो वोल्टेज 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 के आसपास होती है। इस वोल्टेज को बाद में आपका करंट यहाँ से गेन होना चालू होता है। इस वोल्टेज को आप कट ऑफ वोल्टेज बोलते हो, कट ऑफ वोल्टेज बोल सकते हो या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल सकते हो इसको आप। मतलब कट ऑफ वोल्टेज है, बगैर कट ऑफ वोल्टेज के कभी भी IB करंट फ्लो नहीं होगी, और फिर करंट आपका वेरी होना चालू होगा। और हमने VB की एक फिक्स वैल्यू के लिए हम IB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, हो जाता है। तो आपका बिल्कुल यहाँ से मिल जाता है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ। जैसे मैं आपसे टेम्परेचर के बीच में भी एक और कर्व खींच के बता देता हूँ आपको। जैसे ये VB है आपकी, है ना, और ये आपकी कितनी है, ये आपकी IB है, और पहला मुझे मिल गया 0.5 वोल्ट के बाद में करंट बहना चालू हुई, यहाँ पर चालू हो गई, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे था। चलो हमने ये बोल दिया। अब मैं जैसे ही क्या होगा आपका करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर इनका इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे आपके।
तो ज़्यादा आपके चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये अवेलेबल होकर के जंक्शन की ओर आएंगे और जंक्शन की ओर आकर के इस बैरियर को क्या कर देंगे, थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। बैरियर की विड्थ क्या हो जाएगी, पहले कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाएगी। इसके रिड्यूस होते ही ये जो वोल्टेज है ना, ये डाउन हो जाएगी। मतलब अब मुझे 100 डिग्री सेल्सियस के लिए मुझे कट ऑफ वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0.4 के आसपास आ जाएगी आपकी, या 0.3 के आसपास आपकी ये कट ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। मतलब अब मुझे इस कट ऑफ वोल्टेज का मान ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम हो चुकी है। ये वोल्टेज क्या करती है, इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ती है, तभी तो आपके चार्ज कैरियर जंक्शन के दोनों ओर जाते हैं। तो पहले टूट रही थी 0.5 पर, और अब ये जंक्शन 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो 0.3 पर ही टूट जाती है, 0.2 पर ही टूट जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपका VB क्या हो जाता है, यहां से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से VB रिड्यूस हो जाता है, और VB के रिड्यूस होते ही IB भी यहां पर एडजस्ट नहीं रह पाती, और IB के चेंज होने से आपका क्वेशेंट पॉइंट भी ऊपर नीचे वेरी कर जाता है, जिससे आपको फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलता। तो इस प्रॉब्लम को हम यहां पर दूर करना चाहते हैं, और दूर हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रॉपर बायस इस ट्रांजिस्टर को दें। और इसके लिए हमारे पास 2 मेथड से, एक तो फिक्स्ड बायस हम देते हैं, और दूसरा बायस देते हैं अपन सेल्फ बायस, या ई मीटर से थोड़ा नेगेटिव फीडबैक लेके दे देते हैं। इसको बोलते हैं ई मीटर नेगेटिव बायस या ई मीटर फीडबैक बायस। इस प्रकार से अपन इसको यहां से बायस्ड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस बायस की बात करेंगे, और उसकी हेल्प से अपन फिर बायस स्टेबिलिटी देखेंगे। बायस स्टेबिलिटी में अपन इस ICB जो है ना, इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसके रिड्यूस होते ही आपका HFEB क्या हो जाता है, ये भी लगभग कांस्टेंट था, क्योंकि इसके रिड्यूस होते ही आपकी कम हो जाएगा, कम से कम मतलब इतना इंक्रीज करेगा नहीं है, लगभग ना के बराबर, तो आपकी IC स्टेबल हो जाएगी। IB आपने पहले स्टेबल बना दी है, और हम बना देते हैं इसको, अभी हम करेंगे इसको स्टेबिलिटी में, बायस स्टेबिलिटी में। तो वहाँ पर ये आपने कर दिया, और यहाँ पर HFE आपका कांस्टेंट, मतलब अब टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी किसी कम हो जाती है, और हमें Q पॉइंट लगभग बीच में ही मिल जाता है। मतलब ये अपने आप अपनी वैल्यू को इस प्रकार एडजस्ट कर लेते हैं कि Q पॉइंट आपको हमेशा इस सेंटर पर मिलता है, जिससे आप फेथफुल गेन, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये आपका जो है इतना है। ध्यान रखना इस चीज़ का, कट ऑफ वोल्टेज हमेशा रिड्यूस होती है। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब। और यहाँ पर CB जंक्शन जो रिवर्स बायस में था, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि इसमें आपकी माइनॉरिटी चार्ज के रेट ज़्यादा जाने लग गए हैं, तो लीकेज करंट इंक्रीज हो गई है। तो इसकी प्रॉब्लम से लीकेज करंट इंक्रीज हुई। इस प्रॉब्लम से आपका क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका जो कट ऑफ वोल्टेज है वो बेक हो गया, मतलब VB की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो IB भी चेंज हो गई, और आपकी IC भी चेंज हो गई। जब IB भी चेंज हो जाएगी, IC भी चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है Q पॉइंट भी अपनी जगह पर थोड़ी ना रहेगा, वो भी चेंज होकर कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। फिर आप यहाँ से सिग्नल पूरा दोगे, बट ये सिग्नल आपको यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, इसका एम्प्लीफिकेशन तो हो जाएगा आपका, है ना। और बिल्कुल ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर में होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। हम फीडबैक देख के इसको फिर से चेंज कर सकते हैं, है ना। बट अभी इसके, लेकिन मैं इसको नॉर्मली बना रहा हूँ, इसको मैं इसकी ये जो है ना, इसका बिल्कुल ब्लूप्रिंट होता है ऐसा कैसा, बस इसकी ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं, इसकी पावर बढ़ जाती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सिग्नल की। तो यहाँ से क्या होता है कि ये ऐसा अगर मुझे मिल जाता तो मैं बोलता हूँ फेथफुल है। और अगर ये रिड्यूस होकर मिलता है, इतना ही मिलता है मुझे, इतना कट जाता है, या हमें इसकी शेप में चेंज हो जाता है, इसकी शेप ऐसे कुछ हो जाती है, ट्रायंगल शेप हो जाती है या रेक्टेंगल शेप हो जाती है, तो अपन कहते हैं कि ये आपका फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं है फिर, तो ये हमारे आगे सर्किट में किसी भी काम का नहीं होगा। तो इसको हमें रिड्यूस बगैर इसकी शेप में चेंज हुए, हमें ये बहुत बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि हम इसको कैसे एडजस्ट करें, जिसके लिए अपन डिफरेंट बायस को यूज़ करते हैं, और डिफरेंट बायस को यूज़ करके कोशिश करते हैं कि Q पॉइंट आपका सेंटर पर ही रहे, जिससे आपका किसी प्रकार से कोई इस वेरिएशन और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन आप लोग प्राप्त कर सकें।